सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। जनाब, सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम के हवाले से हुकूमत, अपोजिशन, सियासी व माशी तज्जियाकार, कारोबारी अफराद सब ने बात कही कि जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, माशी इस्तेहकाम भी नहीं आ सकेगा। मगर इसके बावजूद हमारी मुत्तहदा हुकूमत को शायद ये बात समझ नहीं आ रही और ना ही अपोजिशन को, क्योंकि दोनों की जानिब से सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम के खात्मे के लिए कोई कोशिशें नजर नहीं आ रही और जहां उम्मीद की कोई किरण नजर आती है, उस उम्मीद को पनपने से पहले ही सबूतास कर दिया जाता है। मगर हालिया IMF मुआहदा, उसकी 3 इक़सात में अदायगी और शराइत कुछ ऐसी हैं कि अब लगता ऐसा है कि कोई चाहे या फिर ना चाहे, IMF से किस्त की वसूली की खातिर PDM हुकूमत को निगरां हुकूमत बनाने के लिए और निगरां हुकूमत को इलेक्शन कराने का कड़वा घूंट पीना ही पड़ेगा। दूसरी जाने पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन की सफीर हैं डॉक्टर रायना ने कहा है कि पाकिस्तान बरामदात के लिए यूरोपीय मंडियों में तरजीही रसाई बरकरार रहेगी। पाकिस्तान का जर्नलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस यानी GSP प्लस स्टेटस भी बरकरार रहेगा। यूरोपीय यूनियन की सफीर डॉक्टर रायना का कहना है कि जब GSP प्लस स्टेटस में तौसी का वक्त आया, उस वक्त GSP प्लस वाले दीगर 7 ममालिक के लिए भी तौसी का वक्त होगा। उनका मजीद कहना था कि इजहार राय, मीडिया की आज़ादी, मजहबी अक़लियतों की आज़ादी और मजदूरों के हुकूक पर यूरोपीय यूनियन चाहेगी कि पाकिस्तान जरा मजीद काम करे। इस हवाले से सियासी और माशी माहिरीन का कहना है कि GSP स्टेटस बरामदात के लिए अहम है और बताया जा रहा है कि जनाब यूरोपीय यूनियन की मॉनिटरिंग टीम पाकिस्तान आ रही है। यह सहूलत पाकिस्तान पर इंसानी हुकूक और निज़ाम हुक्मरानी की जिम्मेदारियां आयद करती है। इसके साथ साथ जनाब निगरान इंतखाबात और आइंदा हुकूमत के लिए एक से बढ़कर एक दावे हो रहे हैं। वफाकी वजीर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है एहसन इकबाल ने दावा किया है कि नून लीग 2/3 अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी। क्या कहना था उनका, जरा सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद होंगे, उनसे जरा मजीद ही बात करेंगे। ठीक है जनाब, और कौन हुकूमत बनाएगा, कौन नहीं बनाएगा, सियासी, माशी और खारजी मामलात और हालात क्या रहेंगे सियासत में, और खास तौर पर पाकिस्तान में ऐसा क्यों होता है जो दिखता है वैसा बिल्कुल नहीं होता। जैसे कराची के बल्दियाती इलेक्शन ही ले लें, जमात इस्लामी की कैंपेन देख लें, उसकी कारकर्दगी देख लें, मगर मेयर दूसरी जमात का बन गया, जैसा पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में देखा। लेकिन 2018 में जिसने हुकूमत बनाई, 4 साल बाद उसका नाम भी नहीं लिया जा रहा है। जिन अफराद को ताहयात नाअहल करार दिया गया, आज वो आइंदा हुकूमत के दावेदार नजर आते हैं। कॉल और फेल में तजाद से भरी इस सियासत पर बात करेंगे। आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी हैं सिराजुल हक साहब, के मोहताज नहीं है, अमीर जमात इस्लामी है, उनको खुशामदीद कहते हैं। सिराजुल हक साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सिराज साहब, सर ये बताइएगा, कराची के मामलात पर पहले मैं जिक्र करूंगा, उसके बाद फिर पूरे मुल्क के मामलात, दीगर इलेक्शंस के इशूज या दीगर जो मामला चले। सर, ये कराची में मेयर आपका क्यों नहीं बन सका? सीटें आपकी ज्यादा थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माजी के जो लोग थे उन्होंने आपको वोट नहीं दिया, सर क्यों नहीं बन सका आपका मेयर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे एक तो शुरू ही से सिंध की हुकूमत कराची में इलेक्शन कराना नहीं चाहती थी। बेसियार बहाने, उज़र और तरीक़े सलीक़े जितने उनसे हो सके उन्होंने बनाने की कोशिश की। हमारे साथियों ने मुसलसल पीछा किया और बिलाखिर इलेक्शन कमीशन ने वहाँ इलेक्शन कराने का इनेकाद किया। और जब फिर कराची में इलेक्शन शुरू हो गया तो उससे पहले एक धांधली का आगाज़ हुआ कि बाज़ हल्के बहुत छोटे बनाए गए, बाज़ हल्के बहुत बड़े बड़े बनाए गए। कहीं 15 और 20 हज़ार की आबादी पर एक यूनिट और कहीं 70 और 80 हज़ार की आबादी पर यूनिट। तो जहाँ पीपल पार्टी को सूट करता था वहाँ छोटे छोटे हल्के बनाकर वहाँ उनने यूनियन कौंसल बनाए। वो मरहला भी गुजर गया। जमात इस्लामी ने उस पर भी भरपूर तनकीद की, इलेक्शन कमीशन को बार बार लिखा, लेकिन बहरहाल फिर इलेक्शन भी हो गया। अब इलेक्शन में लोगों ने उसको मुस्तरद किया, उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी मेयर का ऐलान किया। मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन नहीं था, ये बिल्कुल सलेक्शन था और इस सिलेक्शन की वजह से पीपल पार्टी का जो चेहरा है पूरी तरह दागदार हो गया है।
जमहूरियत के जो दावे वो करते थे वो बुरी तरह एक्सपोज हो गए। मैं अब भी यही समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन इंसाफ करे, तमाम स्टेक होल्डर और चेयरमैन वोट देने वाले उन सबको बुला ले और इलेक्शन कमीशन एक शफाफ तरीके से उनसे दोबारा एक री इलेक्शन का इनेकाद करे ताकि दूध का दूध और पानी पानी हो जाए, लोगों अच्छा को पता चलेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सर उनको दो वोट इल्जामात देना आप पे लगाती है, अगर नहीं देना है तो कम से कम इतराज तो नहीं करेंगे। ठीक है सर, उनका मौक़िफ़ भी यही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि एक कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने बॉयकॉट किया इसलिए इतने वोट नईमुर रहमान साहब को पड़ भी गए, वरना नहीं पड़ते। वो उन्होंने कहा कि जनाब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट अगर इलेक्शंस में हिस्सा लेती तो शायद आपको इतनी सीटें नहीं मिलती। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर कोई उनके मेयर के लिए जो मुंतखब नुमाइंदा है उसको वोट नहीं देना चाहता, इसमें पीपल्स पार्टी का क्या कसूर है? देखिए, ये जो बात है कि MQM ने बाइकाट किया, अगर वो बाइकाट ना करते तो शायद जमात इस्लामी को इतने वोट ना मिलते, ये तो इनका फलसफा है और ये तो MQM का अपना फैसला है। हमने तो कोई जोर ज़बरदस्ती से उनको इलेक्शन से बाहर नहीं रखा। हम तो चाहते थे कि तमाम सियासी जमात इसमें इलेक्शन में हिस्सा ले, लेकिन माजी में भी MQM ने कई बार बाइकाट किया, जमात इस्लामी ने भी इलेक्शन से बाइकाट किया था। ये तो हर पार्टी के अपना फैसला है, लेकिन अगर आईन के मुताबिक, कानून के मुताबिक इलेक्शन हो गया और उसमें लोगों ने पीपल पार्टी को वोट नहीं दिया तो फिर ये कौन सा कानून और निज़ाम है कि आप अक़लियत को अक्सरियत पर मुसल्लत करते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि कराची के साथ बहुत बुरा किया सिंध की हुकूमत ने, यरगमाल बनाया सिंध की हुकूमत ने, और ये जो हड्डी है इनके गले में अब पंस गई है, ये एक सियासी पंदा है इनके लिए। इसलिए पीपल पार्टी ने मेयर का ऐलान कर तो लिया, लेकिन यही उसके खात्मे का सबब भी बनेगा। लेकिन सर एक चीज माजी में हमेशा ये हुआ है कि जो भी मेयर मुंतखब होता है वो कहता है कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है, सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, अगर मेयर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का होता या सर आपकी जमात का होता तो वो इख्तियारात की बात करते हैं। अब आपको क्या लगता है, आपका सियासी तजुर्बा बहुत ज्यादा है सर, क्या आपको लगता है कराची की किस्मत बदलेगी? अब तो कोई इख्तियारात का रोना नहीं रोएगा ना? देखिए, पीपल्स पार्टी कोई नई पार्टी तो नहीं है, उसका अंदाज़ी हुक्मरानी, उसके तौर तरीके सब लोग जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। अगर पीपल्स पार्टी के एक तवील हुकूमत में सक्कर ने तरक्की नहीं की, लड़काना ने तरक्की नहीं की, शिकारपुर ने तरक्की नहीं की, तर ने तरक्की नहीं की, ख़ुद लड़काना को आप देखे, हैदराबाद को आप देखे, जामशोरों को आप देखे, मीरपुर को आप देखे, आप वहाँ जाकर देख ले, आज भी अंदरून सिंध के लोग यूँ लगता है कि जिस तरह 2000 साल पुराना कोई इलाका हो और वही एक माहौल हो। इसलिए इस पार्टी का बुनियादी ताल्लुक तरक्की के साथ नहीं है, बस वो यही चाहते हैं कि उनकी हुकूमत हो और उनके साथ जो लोग चलते हैं वो खाएं पी और ऐश करे, बाकी पैसा जमा करे और आइंदा इलेक्शन में फिर लोगों के ज़मीर ले ले, पोलिंग स्टेशन ले ले, पोलिंग अमला ले ले। तो अगर उनके होते हुए कराची तरक्की कर सकता तो अब तक कर चुका होता। गुज़श्ते 14 सालों से सिंध पर पीपल पार्टी की हुकूमत है, लेकिन इस पार्टी ने इन इलाकों को तरक्की नहीं होने दी। ठीक है, उनके अपने बैलेंस प्रॉपर्टी, शुगर मिल्स और कारखानों में और जायदादों में इजाफा तो हुआ है, लेकिन आवाम की किस्मत तो नहीं बदली। और सिर्फ सिंध के आवाम नहीं, इस पार्टी की वजह से जब भी उनकी हुकूमत आई है हमेशा आवाम महरूम रहते हैं। ठीक है। अच्छा सर, इलेक्शंस का आपने जिक्र किया, व्हाट डू यू थिंक सर, इलेक्शंस होंगे टाइम पे? 2013 में इलेक्शंस हुए, 2018 में हुए, हमने इलेक्शंस के हवाले से ट्रांसमिशंस की, कैंपेन की, बहुत सारी चीज़ें होती थी, हमें तैयारियां नजर आती थी रोडों के ऊपर, सियासी जमातों पे, टीवी चैनल्स इलेक्शन सेल बनाते थे, एक गहमा गहमी होती थी, फेस्टिविटी होती है सर, ये 5 साल के बाद होती है। 2013 में पहली बार पार्लियामेंट ने अपनी मुद्दत कामयाबी से मुकम्मल की और इक़्तिदार मुंतकिल हुआ, फिर 2018 में हुआ। सर ये 2023 में ऐसा कुछ नजर आ नहीं रहा है, तो आपको लग रहा है अभी तो महीना ही रह गया सर पार्लियामेंट की मुद्दत कंप्लीट होने में? देखिए, शिमगुइया तो है, कंफ्यूजन तो है, सवालात तो है, लोग शक में मुब्तला ज़रूर है, लेकिन जमात इस्लामी यही चाहती है कि इस हुकूमत
कि खात्मे के बाद निगरान हुकूमत बन जाए और आईनी मुद्दत के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाए। इलेक्शन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अगर आपने पाकिस्तान को आगे ले जाना है तो कंट्रोवर्सी की बजाय आप सीधा रास्ता इख्तियार करें जो आइन का रास्ता है, निगरान हुकूमत है और एक शफाफ इलेक्शन का इनेकाद। ये आइन का तकाजा है। सर आइन का तकाजा तो बिल्कुल है, लेकिन पंजाब और फिर केपी में भी हुआ था, असेंबलियां टूटी थी, नहीं हुआ इलेक्शंस। तो सर हमारे यहाँ नजरिया जरूरत तो हमेशा से रहा है और शायद हमेशा रहेगा। आपको नहीं लगता नजरिया जरूरत कारगर ना आ जाए कहीं? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी एक आईनी तकाजा जरूर था, लेकिन वहाँ बहुत सारे सवालात थे। एक तो इलेक्शन कमीशन ने एक डेट अनाउंस किया था, उसमें भी सियासी जमातों को एतमाद में नहीं लिया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक डेट अनाउंस किया था पंजाब के इलेक्शन के लिए, उसमें भी सियासी जमातों को नहीं सुना गया। और उस वक़्त हम ये समझते थे कि एक सूबे में इलेक्शन या दूसरे सूबों में इलेक्शन पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक है। इससे मज़ीद पाकिस्तान के अंदर तकसीम दर तकसीम का एक अमल शुरू हो जाएगा। लिहाजा एक इलेक्शन हो और पूरे पाकिस्तान में हो, एक तारीख पर हो। अभी हम यही चाहते हैं कि 12 अगस्त के बाद मौजूदा हुकूमत भी ना हो, असम्बलियाँ भी ना हो, निगरान हुकूमतें बन जाए और इलेक्शन से कबल इलेक्शन कमीशन तमाम स्टेक होल्डर को बुला ले और एक मुतफ़िक़ा ज़ाबिते पर, एक अमल पर हम सब मुतफ़िक़ हो कि शफाफ इलेक्शन कैसे हो। इसलिए कि इलेक्शन बजाते खुद कोई मकसद नहीं है, ये तो एक आगे जमहूरी हुकूमत बनाने का एक ज़रिया है ताकि पाकिस्तान आगे बढ़े। तो हम नहीं चाहते हैं कि एक ऐसा इलेक्शन हो कि इलेक्शन होने के बाद फिर दांधली के इल्ज़ामात हो, फिर तहरीक चले और फिर 5 साल झगड़े हो। झगड़ों की सूरत में पाकिस्तान का क्या हशर होगा। इसलिए हम इलेक्शन कमीशन को और तमाम मुताल्लिक़ इदारों को यही मशवरा देते हैं कि तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन में आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है सर साहब, लेकिन कर ले और एक ज़ाबिते पर इत्तेफाक हो। बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन सर ये जो आपने चीजें बताई हैं ये होती हुई नजर तो नहीं आ रही ना। तो जमात इस्लामी को या सिराजुल हक साहब को ये खदशा है कि वाकई में इलेक्शंस नहीं होंगे। 13 तारीख सर अगस्त लास्ट डे है पार्लियामेंट का। अभी आज 9 तारीख तो हो गई सर, 1 महीना 3-4 दिन पीछे रह गए। तो आपको लग रहा है क्योंकि निगरान सेटअप के लिए मुशावरत होती है, नाम दिए जाते हैं, इलेक्शन कमीशन में जाती है चीजें, पार्लियामेंटेरियन कमेटी बनती है, ऐसा कुछ बनता हुआ नजर नहीं आ रहा ना सर? नहीं, आपकी बात सही है कि प्रोसेस बहुत स्लो है और शायद कुछ लोग यही चाहते हैं कि इलेक्शन से कबल बहुत सारे और काम उनके पेश नज़र है। लेकिन हम तो आइन पर यकीन रखते हैं ना जी। एक शहरी की हैसियत से, एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से, एक पार्टी हेड की हैसियत से हम यही ऐलान कर रहे हैं कि अगर आइन से मावरा कोई और रास्ता इख्तियार किया गया तो उसकी हम मुखालिफत भी करेंगे, रहमत भी करेंगे, तस्लीम नहीं भी करेंगे। उसके खिलाफ हम हर वो रास्ता इख्तियार करेंगे जो हमारे बस में है, जो आइन का तकाजा है और जो कानून हमें इजाजत देता है। बिल्कुल सर, दुरुस्त हो गई बात। सर ये बताइएगा, ये 9 मई से पहले आपकी काविशें सबने देखी सर, किस तरह से आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मुलाकात की, उनके सरबराह से मुलाकात की, मौजूदा हुकूमत से मुलाकात की, आपने एक पुल का किरदार अदा करने की कोशिश की। तो सर ये कोशिश किस हद तक कामयाब हुई और अब सिराजुल हक साहब ये दोबारा कोशिश करेंगे 9 मई के बाद? देखिए, अब तो हम ये देखना चाहते हैं कि क्या 13 तारीख को जब ये मुद्दत मुकम्मल हो जाए तो निगरान सेटअप बने, और निगरान सेटअप बने तो फिर हमारी कोशिश होगी कि वो लंबा ना हो, जितना आईनी मुद्दत है बस उतना ही हो, उससे ज़्यादा ना हो। इसलिए कि बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि अगर निगरान हुकूमत हम बना ले और फिर वो 1 साल और 2 साल मजीद गुजारे, इस तरह करना पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा जुल्म होगा। बाकी 9 मई के बाद मेरी यही ख्वाहिश कोशिश थी कि तमाम सियासी जमातें एक इलेक्शन डेट पर मुतफिक हो, और जिस तरह आपने कहा वज़ीर आज़म साहब से भी हमने बात की, उन्होंने भी कमेटी बनाई, फिर PTI के चेयरमैन साहब से हमने बात की, उन्होंने भी कमेटी बनाई, फिर 2-3 नशस्तें हो भी गई, लेकिन फिर ऐसा हो गया कि वो मैच्योर नहीं हो सका और दोनों जानिब कुछ लोग ऐसे मौजूद थे जो मामलात को आगे बढ़ाने की बजाय बिगाड़ पर बज़द थे, और यही वजह है कि वो मीटिंग नतीजा खेज साबित नहीं हो सकी एक चीज़ पर,
और वो तारीख इलेक्शन के तारीख पर, वरना दो चीज़ों पर इत्तेफाक तो हो गया, निगरान हुकूमतों के क़याम पर और फिर ये कि एक दिन के इलेक्शन पर। लेकिन वो एक दिन कौन सा हो, इस पर मुतनाज़ा हुआ, इस पर एक डिबेट जारी था कि फिर 9 मई के वाक़यात हो गए और बिल्कुल ही मंजरनामा बदला गया। ठीक है। अच्छा सर, फिर एक चीज ये भी तो है ना कि अगर लेट सपोज 9 मई के बाद के जो मामला होते हैं, उसके बाद अभी जो पार्लियामेंट के अंदर से खबरें निकल कर आ रही हैं, काबीना के अंदर से बातें निकल कर आ रही हैं, तहरीक इंसाफ के सरबराह का जो केस है वो सिविल अदालतों में चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, इसमें कैबिनेट भी मुनक़सिम है। कुछ लोगों की राय है हाँ सिविल अदालतों में चलना चाहिए और कुछ लोगों की राय है कि नहीं सिविल अदालतों में नहीं चलना चाहिए। जमात इस्लामी की इस बारे में क्या राय है, आपकी बिलखुसूस इस बारे में क्या राय? हमारी राय बिल्कुल वाज़ेह है कि सिविलियन के मामलात सिविल अदालतों में चलना चाहिए। ये अदालतें हैं इस काम के लिए। अगर आपके आईन के तहत इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतें मौजूद है तो जहां दहशतगर्दी हो उनके कैसे आप वहां ले जाएं। इसलिए मैं समझता हूं कि हमारा आईन, हमारा कानून, हमारे अदालतें मौजूद है, उस पर एतमाद करने की जरूरत है। अगर कैबिनेट तकसीम है ये तो उनका मसला है, लेकिन हमारा मौके बिल्कुल वाज़ेह है। ठीक है। अच्छा एक आखिरी सवाल सर मैं आपसे करूंगा, क्योंकि जो ये वाकया पेश आया आपने स्वीडन के अंदर देखा होगा, हर पाकिस्तानी, हर मुसलमान का दिल, उसके जज्बात, मजहबी जज्बात मजरू हुए। लेकिन सर मैंने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को देखा, हमारे बाद तो बहुत बाद में जागे हैं लोग कि इस तरह का वाकया हो गया। व्लादिमीर पुतिन ने, जो कि मुसलमान भी नहीं है, उनका मुल्क भी मुसलमान नहीं है, उन्होंने कुरान पाक को सीने से लगाया, मस्जिद गए, वहां पर नमाज ईद अदा की जा रही थी, उन्होंने कहा दुनिया में इस तरह का वाकया हो जाए लेकिन रूस के अंदर कम से कम ऐसा नहीं हो सकता। सर हम लोग देर से क्यों रिस्पॉन्ड करते हैं? हमें तो फौरी रिस्पॉन्ड करना चाहिए इस पर। देखिए, पुतिन एक तजुर्बेकार सियासतदान है और ख़ुद रूस के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान भी है। रूसी सदर के अलावा ख़ुद पोप ने भी उसके मज़म्मत की, कनाडा वज़ीर आज़म ने भी उसके मज़म्मत की, बहुत सारे लोगों ने उसके मज़म्मत की। लेकिन अफसोस यह है कि इस्लामी दुनिया के हुक्मरानों ने मिलकर कोई मुताफ़िक़ा लाहे अमल इख्तियार नहीं किया। हमने यही डिमांड किया कि अपने अपने ममालिक से स्वीडन के सफ़ीरों को निकाला जाए। हमने यही डिमांड किया कि स्वीडन से अपनी सफ़ीरों को वापस बुलाया जाए। हमने यही डिमांड किया कि अक़वाम मुत्तहिदा में उनके लिए कानून साज़ी हो और ये 57-58 इस्लामी ममालिक मिलकर मुतालबा करे कि स्वीडन पर माशी पाबंदी लगाया जाए, इसलिए कि उनकी इसी तरह कामों से एक तीसरे जंग अज़ीम का खतरा है। तो सर क्यों नहीं होती? मैं चाह रहा हूं इसका जवाब देते हैं सर, क्यों नहीं होती? 3 दरखास्तें और दी है लोगों ने कि हमें एक बार फिर बाइबल को जलाने की इजाज़त दी जाए और कुरान करीम को जलाने की इजाज़त दी जाए। मैं स्वीडन में मौजूद लोगों को, वहाँ मुसलमानों को इस पर शाबाश देता हूँ कि आज जहाँ उन्होंने कुरान करीम को जलाया था वहाँ हज़ार मुसलमानों ने वहाँ आज एहतजाज किया, कुरान करीम की तिलावत की, कुरान करीम को सुनाया, उनका पैगाम लोगों को दिया और लोगों को समझाया कि कुरान तो अमन का पैगाम लेकर अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजा है। कुरान ही के जरिए सारी इंसानियत के बारे में है कि एक कुंबा है, अल्लाह ताला का कुंबा है। आज स्वीडन में बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ, मेरा भी उनके साथ राबिता हुआ। फिर हमारे अपील पर ढाका में, जकार्ता में, कुलालमपुर में, कतर में, जनूबी अफ्रीका में तकरीबन ये एक ऐसा इशू है जिस पर दुनिया के हर मुल्क में मुजाहरे हो गए। तो मैं अब भी यही समझता हूं कि जिस तरह बहुत सारे ममालिक ने स्वीडन के सफीरों को अपने ममालिक से निकाला है, पाकिस्तान को भी ऐसा करना चाहिए। इज्जत बनती इस्लामी दुनिया में, एक लीडिंग लेते। ठीक है सर, बिल्कुल, और ऐसा करना चाहिए क्योंकि मुसलमानों के जज्बात को मजरू करने की इजाजत किसी को नहीं देनी चाहिए। सिराजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे, तमाम सवालात का जवाब दे रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं जनाब, बढ़ाएंगे तो कुछ कानूनी पहलुओं पर बात करेंगे। नवाज शरीफ ने कब वापस आना है, आएंगे तो किस तरह के मामलात को फेस करेंगे, तहरीक इंसाफ के सरबराह का जो मामला है वो कहां चलेगा, अब तोशा खाना का केस काबिल समात करार दे दिया गया। हमारे साथ हसन रजा पाशा मौजूद होंगे, शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। कुछ कानूनी मामलात पर गुफ्तगू करेंगे क्योंकि
नवाज शरीफ साहब के वापस आने की बात की जा रही है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जनाब उनके वापस आके वजीर आजम बनने की राह में बड़ी रुकावटें जो हायल थी वो तो दूर हो चुकी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब वो वापस आएंगे तो हर चीज़ बिल्कुल साफ सुथरी और बिल्कुल ठीक ठाक उनको मिलेगी, कोई कानूनी पेचीदगियां नहीं होंगी। उनके वापस आने के बाद उनको कानूनी मामलात को फेस करना पड़ेगा, और क्या वाकई में वो एक बार फिर से वजीर आजम बन सकेंगे, नहीं बन सकेंगे, इन तमाम चीज़ों पर आज बात करेंगे। साथ साथ तोशाखाना केस, तहरीक इंसाफ के सरबराह के हवाले से क्या उस पर फर्दे जुर्म आयद होने के बाद वो नाअहली की तरफ जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हसन रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। शुएब साहब, आपसे मैं स्टार्ट करूंगा। सर, पहला सवाल, ये तहरीक इंसाफ के सरबराह का जो केस है तोशाखाना का, ये काबिल समाअत अब करार दे दिया गया है, अब इसकी समाअत भी शुरू होगी। व्हाट डू यू थिंक सर, आप नाअहली देख रहे हैं इसमें तहरीक इंसाफ के सरबराह की? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस जज साहब ने ये काबिल समाअत फैसला सुनाया है वर्बली, और उसका ऑर्डर अभी तक नहीं मिला, ना उन्होंने शायद लिखा है, ना उसकी कच्ची कॉपी, ना सॉफ्ट कॉपी, ना ही उसकी सर्टिफाइड कॉपी हमें कॉपी मिली है। दूसरी बात यह है कि उसके अंदर बहुत बड़ा लकूना है। उस जज साहब के खिलाफ भी ट्रांसफर एप्लीकेशन पेंडिंग है बिफोर द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसके ऊपर नोटिस जारी कर दिए हैं। इसलिए जब तक के उनके खिलाफ एक केस का जब अंडर ट्रांसफर था मैटर, तो उनको सुनना नहीं चाहिए था। बहरहाल अगर वो सुनना भी चाहते थे तो वो उसमें ख्वाजा आरिफ साहब वकील हैं, उनको सुने बगैर उन्होंने फैसला कर दिया। और 7 डेज का टाइम भी अगर तस्वुर किया जाए तो वो भी 12 तारीख बनती है, उन्होंने 4 दिन में वो फैसला सुना दिया। और इसमें जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, उनको ये भी बताया गया कि इस आर्डर के खिलाफ जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आर्डर है, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल चैलेंज कर दिया और उसका नंबर लग गया है, वो सब जुडिस है। बहरहाल, लेकिन इन सारे मामलात के अलावा जो असल बात है कि ये एक तो टाइम बार्ड प्रोसीडिंग्स हैं, ये हो नहीं सकती हैं अंडर द लॉ। और दूसरी बात ये है कि इस केस में सबसे बड़ी बात ये है कि ऑथोराइज्ड पर्सन ने ये कंप्लेंट फाइल ही नहीं की। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जुरिस्डिक्शन भी इनको इसलिए नहीं है कि ये और क्वेश्चन ऑफ लॉ के अलावा। ठीक है, अच्छा सर, मैं शुएब साहब आपकी तरफ वापस आऊंगा, कुछ ऑडियो का भी इशू आ रहा है, मैं चाहता हूं कि वो सही हो जाए, आपकी तरफ मैं वापस आऊंगा। हसन साहब, सर ये बताइएगा, कल एतजाज हसन साहब मेरे साथ शो में थे, मैंने उनसे सवाल किया कि व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है आपको, आप सियासी मामलात में भी उबूर रखते हैं और कानूनी मामलात पर भी उबूर रखते हैं, व्हाट डू यू थिंक इस केस के अंदर तहरीक इंसाफ के सरबराह के हवाले से क्या चीज निकल कर आ सकती है? तो उन्होंने कहा मैं तो नाअहली देख रहा हूं, आप क्या देख रहे हैं सर? बिल्कुल, इसमें इतनी सफिशिएंट एविडेंस मौजूद है कि अगर प्रोसिक्यूशन उसको सही तरीके से पेश करती है और अदालत इस पे पहुंचती है कि केस साबित होता है, तो फिर यकीनन वो सजा होंगे, और जब सजा होंगे तो फिर नाअहली जो है वो हो सकती है 5 साल के लिए नए कानून के मुताबिक, और उसको चैलेंज लेकिन किया जा सकता है। जी जाहिर है, क्योंकि ये फर्स्ट इंस्टेंस का केस है और ये ट्रायल कोर्ट जो है वो एडिशनल सेशन जज साहब है, तो उनको चैलेंज किया जा सकता है हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। अच्छा, किया जाता है। अच्छा शुएब साहब, सर ये बताइएगा, अगर लेट सपोज मैं एक सिचुएशन रखता हूं कि अभी आपने सुप्रीम कोर्ट में भी इसको चैलेंज किया हुआ है, लेकिन वहां से भी अगर ये काबिल समाअत होती है, इसकी प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ती हैं, तो आपको लग रहा है कि ये मामला इतना सिंपल है कि ये तहरीक इंसाफ के सरबराह की नाअहली पर जाके खत्म होगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, इसलिए कि जो फैक्ट्स ऑफ द केस हैं, एक तो कुछ हैं क्वेश्चंस, जो लीगल क्वेश्चंस हैं, अभी उसका डिसीजन भी आना बाकी है। और लीगल क्वेश्चंस के बाद अगर मेरिट पे भी, अगर फर्ज करो ये कहते हैं काबिल समाअत हैं और मेरिट पे चलाएं, तो मेरिट पे भी इस केस पे कोई जान नहीं है। मैं नहीं समझता कि इसमें नाअहली हो सकती है। अगर इसमें नाअहली होने का चांस होता तो इन्होंने मल्टीपल प्रोसीडिंग्स और कई FIR 180 के करीब FIR पर दर्ज कराई होती। मकसद ये इनका यह है कि इतना ज्यादा उलझा दें इन चीजों को कि कोई एक केस से निकले तो दूसरे में फंस जाए, दूसरे से निकले तीसरे में फंस जाए। वो तो सर इन्होंने नैब के कवानीन में भी तब्दीली कर दी है ना, कि दौरान तफ्तीश भी अगर आप अदम एतमाद, उनको नैब वाले उनके पास सबूत हो ना हो, लेकिन वो आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। और ये कवानीन को तब्दील किया गया था मौजूदा हुकूमत ने आने के बाद, और ये कहा था कि उस वक्त काला कानून था और ये सारे नैबजदा थे, मतलब उन नैब की कस्टडी काट कर आए हुए थे, लेकिन अब वो 15 दिन की बजाय रिमांड उन्होंने 30 दिन रख दिया है। फिर बारे सबूत वाला मामला चेंज कर दिया कि अगर 50 करोड़ से कम होगी तो बारे सबूत आप पर है, 50 करोड़ से ज्यादा होगा तो बारे सबूत नैब पर है।
देखिए, पहली बात तो यह है कि इन्होंने इनकी अपनी मुद्दत पार्लियामान की 1 महीना बाकी रह गई है, तो इन्होंने बजाय पार्लियामान के जरिए परमानेंट कानून साजी करने के इन्होंने उसको ऑर्डिनेंस के जरिए उसको 4 महीने के लिए नाफिज कर दिया। और ऑर्डिनेंस भी किससे कराया? रात की तारीकी में उस एक्टिंग प्रेसिडेंट से, चेयरमैन सेनेट से, जबकि 1 दिन बाद एक्चुअल प्रेसिडेंट साहब आ रहे थे। आर्टिकल 89 के मुताबिक सेटिस्फेक्शन प्रेसिडेंट की चाहिए थी, एक्टिंग प्रेसिडेंट सिर्फ डे टू डे अफेयर्स चला सकता था। और फिर जो इसमें सब्सटेंशियल चेंजेस किए हैं, देखिए जो ओरिजिनल लॉ था, जिसको ये कहते हैं बड़ा ड्रैकोनियन लॉ था, उसके अंदर भी ये चीज मौजूद नहीं थी कि इंक्वायरी स्टेज पे, इंक्वायरी स्टेज तो एक काइंड ऑफ फैक्ट फाइंडिंग होती है ना, जब इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में तब्दील होती है तो उस स्टेज पे गिरफ्तारी हो सकती थी जो चेयरमैन की पावर्स थी। अब ये ओरिजिनल लॉ को भी चेंज करके उन्होंने पावर्स इंक्वायरी स्टेज पे। आपको लगता है ये एक ही शख्स को गिरफ्तार करने के लिए सारी हिज्जत की गई है सारा मामला? देखिए आप आफ्ताब सुल्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर आप उठाएं तो आपको सारा समझ आ जाएगा कि कौन उसको प्रेशराइज कर रहे थे, किस तरह उससे वो काम लेना चाहते थे, उसने नहीं किया तो वो इनके जरिए आप वो करा रहे हैं, उनके अपने मकसद पूरे कर रहे हैं। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के अलावा उनका कोई मकसद नहीं। और इस पार्लियामान ने काम जो किए हैं सिवाय पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन के और कुछ भी नहीं किया। पिछली दफा उन्होंने नैब लॉ को अमेंड किया और वो सारे अपने केसेस सामने रखे, और उसके बावजूद भी 5 दफा तरमीम की है ओरिजिनल तरमीम के बाद। अगर ये तरमीम जरूरी थी, जिसको वो ये कहते रहे हैं कि बहुत जरूरी है, तो भाई वो जरूरी थी तो उस वक्त 5 दफा तरामीम हो रही थी, उसमें से भी किसी को शामिल कर लेते या कम से कम प्रेसिडेंट को आने देते। अब आपकी अपनी मुद्दत है 1 महीना, आप 4 महीने के लिए टेम्परेरी लेजिस्लेशन करके जा रहे हैं, एंड फॉर व्हाट पर्पस एंड फॉर व्हिच पर्सन? तो जाहिर है ये तो नजर आ रहा है इन्होंने 7-8 जो भी। चलिए सर, ये बात तो हो गई, मैं दूसरे टॉपिक की तरफ भी आता हूं। हसन साहब ये बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब की वापसी में हायल बड़ी रुकावट तो सर एक दूर हो गई है, अब वो भी और जहांगीर खान तरीन साहब भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब अगर वापस आते हैं तो आपको लगता है कि जिन केसेस में उनको सजा हो चुकी है और फिर वो जाहिर सी बात है 4 हफ्तों के लिए बाहर गए थे, अब वो वापस आएंगे तो उनको जेल ही जाना पड़ेगा, वो उनको सजा पूरी भुगतनी पड़ेगी? देखें, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि मामला वहीं से शुरू होगा जहां से खत्म हुआ। यानी कि नवाज शरीफ साहब जेल में थे और उनको सजा हुई थी, तो उनको सरेंडर करके जेल में ही जाना पड़ेगा। अपील उनकी पेंडिंग है, वो उसमें सेक्शन 426 सीआरपीसी के तहत एप्लीकेशन दे के तो वो बेल करवा सकते हैं, और वो अदालत जो है वो सजा को सस्पेंड करके इनको बेल अलाउ कर सकती है। तो एक यही कानूनी रास्ता है, अदरवाइज इस तरह नहीं होगा कि वो आएंगे और घर चले जाएंगे और फिर वो सरेंडर नहीं करेंगे, तो न्यायालय जो है वो नहीं, तो उनकी जो सजा की मुद्दत है वो पूरी उन्होंने कंप्लीट करनी होगी, या उस पे भी कुछ मामला हो सकते हैं? नहीं, वो चूंकि अपील पेंडिंग है, अभी उसका फैसला नहीं हुआ, तो इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि वो सजा मुकम्मल पूरी करे। उन्होंने जेल में जाना है, ये कंफर्म है। इसीलिए मैंने जी हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने सरेंडर करना है पुलिस के पास और जेल में। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हसन रजा साहब हमारे साथ मौजूद थे, शुएब शाहीन साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों शख्सियत। एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। ये इंसानी सेहत के हवाले से है, इंसानी जिंदगी के हवाले से। जिन पानी से हम वजू करते हैं, जिन पानी से हम नहाते हैं, रोजमर्रा की चीजें इस्तेमाल करते हैं, इससे अमवात होना शुरू हो गए। नेग्लेरिया आप सब जानते होंगे, एक ऐसा कीड़ा है जो इंसानी दिमाग को खाता है, और पिछले दिनों इसकी अमवात में इजाफा देखने में आया है। मैं एक बच्चे का केस पढ़ रहा था, 21 साल का बच्चा था, स्विमिंग पूल में गया है, वापस आया, उसको बुखार चढ़ा, उसको उसने अस्पताल में मुंतकिल किया गया और 8 दिन बाद उसकी मौत हो गई। अब ये निगलेरिया से बचाव कैसे मुमकिन है, क्या मामलात होंगे? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, इसी पर बात करेंगे। जनाब, प्रोग्राम के आखिरी समय एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। एक मसले का जिक्र करते हैं और ये मसला मुझसे जुड़ा है, आपसे जुड़ा है, और ये वाकई में बड़ा ख़तरनाक मसला हो गया है। नाक के ज़रिए अगर आप वज़ू करते हैं, आप नहाते हैं, अगर आप स्विमिंग पूल में जाते हैं तो आप
को नहीं पता कि वो पानी के अंदर एक ऐसा कीड़ा है जिसको निग्लेरिया कहा जाता है, और वो निग्लेरिया दिमाग को खाना शुरू करता है। ये हद तक खतरनाक होता है कि इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है, और इसमें इजाफा देखने में आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, लेकिन ये अब तेजी के साथ फैलना शुरू हो गया है। रोजाना की बुनियाद पर मैं और आप वजू करने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं, नहाने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग स्विमिंग पूल में जाते हैं, हमें नहीं पता होता कि वहां पर किस तरह के जरासीम वहां पर मौजूद हैं, लेकिन ये किस हद तक खतरनाक है, इससे बचाव कैसे मुमकिन है। जनाब डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वाइस चांसलर हैं लम्स के और निगरां वजीर सेहत पंजाब हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब ये बताइएगा सर, ये निग्लेरिया जो मैं भी सुन रहा हूं, अभी एक बच्चे की भी मौत हुई, 21 साल का बच्चा था, स्विमिंग पूल में गया, वापस आया, बुखार हुआ, उसको 10 दिन हॉस्पिटल में शायद गालिबन एडमिट किया कराची में, और उसके बाद उसकी मौत वाक़ई हो गई। सर इससे बचाव मुमकिन है? बहुत शुक्रिया जी। ये एक इंतहाई मोहलक बीमारी है और निग्लेरिया फॉली इसको कहते हैं, और ये वायरस नहीं है, ये एक अमीबा है, यानी एक जरासीम है। और जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, ये नाक के जरिए अंदर जाता है और फिर दिमाग पे असर करता है और दिमाग को ये खाना शुरू करता है। ब्रेन ईटिंग बैक्टीरिया कहते हैं। और इसका फिर पैन अमीबिक एनसेफेलाइटिस PAM कहते हैं, पैन अमीबिक मेनिंगो एनसेफेलाइटिस, यानी ब्रेन को अफेक्ट करता है। और उसकी वजह से ज़्यादातर केसेस में अमवात हो जाती हैं, 95% केसेस में। अच्छा। और ये मर्दों को ही ज़्यादा होता है, क्योंकि लोग मर्द ज़्यादा एक्सपोज्ड होते हैं नहर में या दरिया की तह में नहाने का, या स्विमिंग पूल्स हमारे माशरे में। और इस तरह जैसे आपने कहा, इससे बचाव जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि खामखा आप पानी जिसके बारे में आप श्योर नहीं हैं उसमें नहीं नहाएं, खासकर इस तरह के जो घर के अंदर पानी आता है उसके बारे में भी श्योर नहीं होता। देखिए, उसमें आप श्योर इसलिए हो सकते हैं कि हमने अलर्ट जब लाहौर में भी एक केस हुआ और उस बच्चे की भी डेथ हो गई, हालांकि उसमें कोई हिस्ट्री नहीं थी कि वो कहीं स्विमिंग पूल में नहाया हो या नहीं नहाया हो। अगर नहाया होते हैं तो उसके 5वें-6ठे दिन इसकी अलामात जो बुखार और वॉमिटिंग और पेट में दर्द और जो शुरू होता है और बाद में गनूदगी तारी हो जाती है। अच्छा। और गर्दन भी सख्त होनी शुरू हो जाती है। और इसमें घर में जो पानी जैसे हमने इधर वासा जो कम से कम पंजाब में है, उनको हमने उसी दिन एक अलर्ट जारी किया था जब पहला केस इधर रिपोर्ट हुआ, और उनको कहा कि इसमें क्लोरीनेशन यानी कि क्लोरीन का ऐड करना बहुत अच्छा है। और वो थोड़ा बहुत ऐड कर रहे थे 0.25 पर लीटर, लेकिन इसमें जो हमें चाहिए कॉन्सेंट्रेशन 1 मिलीग्राम पर लीटर। मैं समझता हूँ कि इन हालात में जबकि ये केसेस हो रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं, अगर कराची के या बाकी जगहों के लोग श्योर नहीं है कि क्लोरीनेशन हुई है कि नहीं, तो खुद क्लोरीनेशन कर लें। उसकी टैबलेट मिलती है, वो उस पर मिलीग्राम भी लिखा होता है। सर अगर पहले से क्लोरीनेशन हुई और हम दोबारा से मेडिसिन डाल रहे हैं तो उससे कोई नुकसान तो नहीं है ना? नहीं, कोई ऐसा खास नुकसान नहीं है, एक्सेप्ट कि एलर्जी कभी कभी 1 in 20,000 हो सकती है, लेकिन अदरवाइज कोई ऐसा नहीं है। उसको पिया भी जा सकता है पानी को, क्लोरीन इज हार्मलेस। और अगर क्लोरीन इसका हल है कि क्लोरीनेशन, अब वो ये जौहर या ये जो दरिया की तय हैं या नहरों की तय हैं, वहाँ तो बहुत मुश्किल होगा क्लोरीनेशन करना। लेकिन स्विमिंग पूल्स वगैरह में इजी है। और अगर फिर भी ये स्विमिंग का बहुत शौक रखते हो तो फिर नेजल क्लिप मिलता है, जैसे चुंटी होती है, वो लगा ली जाए ताकि नाक के जरिए, वो मुंह के जरिए। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे, टाइम की किल्लत है सर, डॉक्टर साहब ये बताइएगा, अल्लाह ना करे अगर ये किसी के चला जाता है अंदर नाक के जरिए, तो सर फिर उसके बाद कोई क्योर नहीं है इसका? क्योर है, ट्रीटमेंट है, लेकिन मैं जैसे कह रहा हूँ कि 90 से 95% शरह अमवात है इसकी, डिपेंडिंग अपॉन कि किस डोज में गया, क्या हुआ। और उसमें हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, स्टेरॉइड्स देते हैं, हॉस्पिटलाइज करते हैं, आइसोलेट करते हैं। तो अल्लाह ताला के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। सर अगर रोजाना स्टीम का इस्तेमाल करें तो उससे फर्क पड़ता है? नहीं, उसका कोई खास इफेक्ट नहीं है कि नोज में आप कोई स्प्रे भी कर लें या स्टीम कर लें, उसका कोई देखा नहीं गया कोई थेराप्यूटिक इफेक्ट। क्लोरीनेशन मेन है और उसके बाद अवॉइडेंस है
कि आप अनसर्टेन सोर्सेज पे अवॉइड करें, एक्सपोज नहीं करें। ठीक है सर। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत आपने मुफीद टिप्स दी हैं। ख्याल रखें उस जगह पर ना जाएं जहां पर आपको श्योर ना हो कि भाई यहां पर पानी सेफ है या नहीं है। घर के जो टैंक्स हैं उसमें भी क्लोरीन का इस्तेमाल आप करें जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा है, और अपना ख्याल रखें। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं नहीं तो इंशाअल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। जनाब अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत किधर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान, मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।